बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पूरी टीम की तरफ से तमाम पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम प्रेजेंटर्स का जिन्होंने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला। और आज का जो हमारा वेबिनार है वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप के मुताल्लिक है। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे क्वेश्चन आंसर सेशन एक क्रिएट हुआ है, क्वेश्चन आंसर का लॉगिन नज़र आ रहा होगा आपको नीचे, तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस लिखते जाएँ। जैसे ही हमारा ये सेशन एंड होगा उसके बाद हम जो है वो पैनल क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जिसमें हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम हम क्वेश्चन को आंसर कर सकें। अभी जो है वो मैं कि फुलब्राइट क्या है और फुलब्राइट के प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, कि इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, उसके लिए मैं इनवाइट करूँगा डॉक्टर गज़नफ़र अली चिश्ती साहब को, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी पीएचडी कंप्लीट की जो है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से, और अभी वो यूआस को सर्व कर रहे हैं एज़ ए फैकल्टी मेंबर। उन्होंने अपना डीवीएम जो है वो यूआस से किया और उसके बाद एमफिल मेडिसिन भी यूआस से की। उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो है एनिमल साइंसेस है। प्लीज डॉक्टर गज़नफ़र अली चिश्ती। Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Farooq, for providing us this wonderful opportunity to share our experiences with fellow Pakistani students. और आज का जो इस वेबिनार का मकसद है, can I move to the next slide? Yes. Okay. आज का जो मेरा जो मकसद है इस वेबिनार का, कि मैं बिल्कुल इनफॉर्मल हो के पर्सनल लेवल पे एक इंटरेक्टिव बात कर सकूं आप सबसे, ताकि आप लोग भी फील कर सकें कि आप लोग इस स्कॉलरशिप को ना सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बल्कि विन भी कर सकते हैं। तो जिस तरह मुझे बाद लोगों ने गाइड किया और उन्होंने भी बड़े पर्सनल लेवल पे जाके गाइड किया, तो मेरा भी ये है। तो इसमें मैं बात जो है वो कोशिश करूँगा कि ना सिर्फ कि उसको कुछ सिखाने का मकसद हो बल्कि इंस्पायर करने का मकसद हो। और अब मुझे आइडिया नहीं है कि मैं कितना इसमें कामयाब होऊंगा, पर आई होप वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। एंड द गोल ऑफ माय प्रेजेंटेशन, at least part of my presentation, is to provide an overview of Fulbright scholarship. जैसे कि फारूक भाई ने बताया कि मैंने रिसेंटली फुलब्राइट स्कॉलरशिप कंप्लीट की है और पीएचडी अपनी कंप्लीट की है, तो मेरा इसके साथ फुलब्राइट के साथ 4 साल का एक एक्सपीरियंस है, एक ताल्लुक है, एक लिंक है। तो उस जो ताल्लुक में जो जो चीज़ें थी और जो लिंक था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाकी कोई चीज़ मिस हो गई, जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स के जो हैं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं 4, वो भी सारे फुलब्राइटर्स हैं, वो भी जो मिसिंग लिंक्स होंगे वो फिल कर देंगे। और अगर कोई चीज़ फिर भी मिस हो गई तो वो क्या है कि वो आप भी अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर क्वेश्चंस टू बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज। तो सबसे पहले जो फुलब्राइट के बारे में मुझे आज भी हंसी आती है वो है कि फुलब्राइट एक्चुअली है क्या। आया कि ये FULL है, ये FUL है, ठीक है। तो मैं बड़ा अरसे तक मैं समझता रहा ये फुलब्राइट है, मीन्स फुल, बड़ा, कंप्लीट। तो मैं ये समझता रहा कि ये कोई बड़े लायक फायक स्टूडेंट हैं, बहुत ही ब्राइट हैं, और मैं उनमें से एक हूँ, और उनको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। सही है। तो इवन कि मुझे जब पता भी चल गया कि ये ऐसा नहीं है, ये फुलब्राइट कुछ और, फुलब्राइट कहीं और से ये लफ्ज आया है, तो फिर भी तो 1 साल मुझे लगा यकीन करने में कि ये मैं गलत समझ रहा हूँ। पर वक्त ने जिस तरह टाइम गुजरा और मुझे समझ आई कि यार यू आर नथिंग मोर देन एन एवरेज पर्सन, सही है। तो फिर मुझे यकीन आया कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो फुलब्राइट हैं, ये कौन हैं, इनके बारे में अभी आपको बताते हैं, पर इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ें टच करूँगा। मैं इस प्रेजेंटेशन में हिस्ट्री टच करूंगा फुलब्राइट स्कॉलरशिप की, ये कैसे स्टार्ट हुई, और जिससे मैंने बताया कि फुलब्राइट कौन है। तो ये फुलब्राइट को बड़ी ब्राइट चीज़ नहीं है, ये कोई एक बंदे हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वी विल गेट ऑन।
we will discuss his name and his achievements, and फिर ये काम कैसे करता है, हम इसे कैसे विन कर सकते हैं और उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये मेरी टॉक का सारा महवर होगा। तो ये साहब है फुलब्राइट जो, और ये तस्वीर मैंने क्यों लगाई, क्योंकि ये मुझे बड़ी अट्रैक्ट की, क्योंकि इंसान जो पहचाना जाता है अपनी लेगेसी से पहचाना जाता है। ये जो साहब थे, ये थे, इनका नाम है सेनेटर जे विलियम फुलब्राइट, और ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इन्होंने एक बिल पास किया अमेरिकन असेंबली में कि एक हमें ऐसा प्रोग्राम इंटरनेशनली डिज़ाइन करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, जिसके थ्रू हम जो है एक स्टूडेंट एक्सचेंज हो और जो अमेरिकन एक गुडविल है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पैदा हो और शेयरिंग हो। आज भी देखेंगे 70-80 ईयर्स हो गए हैं और ये सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनको ये आज भी मुझे इस तरह ही लग रहा है कि ये हंस रहे होंगे कि मैंने कितना कमाल चीज परसीव की। ठीक है, तो इनका जो आइडिया था, जो जिस बिल में इन्होंने पेश किया, तो उनमें यही था कि हम इंटरनेशनल एक्सचेंज को प्रमोट करना है, ग्लोबलिज्म को करना है। ठीक है, और अभी हम देखते हैं कि जिस तरह दिन गुजरता जाता है वर्ल्ड ग्लोबल होता जा रहा है। ठीक है, तो ही वाज थिंकिंग वे अहेड ऑफ हिज टाइम। तो उसी टाइम पे फिर क्या है कि इनकी जो बिल था उसे एक्सेप्ट किया हैरी ट्रूमैन, जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त यूएस के, और उन्होंने इस बिल को एक फुलब्राइट प्रोग्राम की शक्ल में वो उसको कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मेरा ख्याल है हम आप सब लोग जो आए हैं उसका एक बड़ा क्वेश्चन होगा कि आप ये में ये सोच रहा था कि इसको कैसे, इस बात को समझाया जा सके या इस बात को कैसे समझा जा सके। तो मेरे दिन में एक मिसाल आई, वो आई कि हमारा एक मकसद, एक फुटबॉल की मिसाल आई कि आपके पास फुटबॉल है, आप एक फुटबॉल प्लेयर हैं और आपके पास फुटबॉल जो है अपने गोल पोस्ट के पास है। तो आपने क्या है, वो फुटबॉल जो है लेके जाना है और उधर दूसरे गोल पोस्ट के पास और उधर जाके गोल करना है। तो जो आपके पास बॉल है ये वो एक एप्लीकेशन है, और एट द एंड आपने गोल करना है ताकि फुलब्राइट अचीवमेंट अचीव कर सके ये स्कॉलरशिप। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे ये होगा, ये बॉल कैसे उधर जाएगी। तो इसके लिए आपको, जब मैं थोड़ा बहुत इतना फुटबॉल का बहुत बड़ा डाई हार्ड फैन नहीं हूँ, पर मेरे दिन में कुछ बंदों के नाम आते हैं। उनमें नाम आता है ज़ैनुद्दीन ज़िडान का नाम आता है, उसका 1998 वर्ल्ड कप और 2002 के वर्ल्ड कप जेन में आते हैं, और वो बेस्ट मिडफील्डर था। ठीक है, और उसके बाद अब रिसेंटली मेसी का नाम आता है, वो एक ग्रेट फॉरवर्ड है। तो आपको ऐसे बंदे चाहिए, ऐसी रिसोर्सेज चाहिए, ऐसे मिडफील्डर्स चाहिए और ऐसे फॉरवर्ड चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज चाहिए कि आप उस फुटबॉल को अपने गोल पोस्ट से लेके दूसरे पे ले जा सके और अपना गोल अचीव कर सके। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की ये भी खूबसूरती है, वो आपको ये दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ USEFP एंड IIE। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। जो USEFP को मैं जिडान कहता हूँ, मिडफील्डर कहता हूँ, और IIE को मैं मेसी कहता हूँ, फॉरवर्ड कहता हूँ। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं आपको हेल्प करती हैं आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अचीव करने में। तो और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, आपके बिहाफ पे काम करती हैं। तो ये आपकी जिंदगी बहुत आसान कर देती हैं। तो आपने क्या करना है, एक मरतबा सिलेक्ट हो जाना है, फिर इनकी सरदर्द है आपको ईच एंड एवरीथिंग आपकी हैंडल करना। तो जैसे मैंने जिक्र किया, USEFP क्या है, USEFP जिडान है, मिडफील्डर है, और ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है कैंडिडेट, और ये स्टैंड करता है यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन पाकिस्तान, और ये स्टैब्लिश हुई 1950 में। और एक खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप रिसीविंग कंट्री है, और ये पहली मरतबा पाकिस्तान से 1951 में लोग गए अमेरिका, और 1952 में अमेरिकन स्टूडेंट्स पाकिस्तान आए, और अभी तक 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी जा चुके हैं। तो ये थोड़ा उस वक्त पॉलिटिकल था। अगर 1950, 1940, 1960 लाइक बिफोर 1980 हम करें तो वर्ल्ड डिवाइड था, राइट और लेफ्ट में, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में। तो एक साइड पे अमेरिका था, एक साइड पे रशिया था। तो जब हमारी अर्लियर पॉलिटिशियंस थे लाइक लियाकत अली खान, तो उन्होंने डिसाइड किया कि दे वुड गो इनटू द अमेरिकन ब्लॉक, सो दे रिसीव्ड अ लॉट ऑफ फेवर्स, and USCFP was among one of those favors.
So that was established there. They received the funding, and Pakistan is got opportunity to visit the US and get a good education over there. अब मेसी जो है, वो जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है वो है मेसी, जो एक फॉरवर्ड है, कमाल का फॉरवर्ड है, और जो कहता है कि आपको गोल करना है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूएस बेस्ड है और ये 1919 में एस्टेब्लिश हुई। इसका मकसद है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में लोगों को प्लेस करना। तो करता क्या है, आप पाकिस्तान में यूएसईएफपी आपको सिलेक्ट करता है और हवाले कर देता है आईआईई के अमेरिका में। और आईआईई क्या करता है कि आपके लिए जो बेस्ट फिट यूनिवर्सिटी है और तमाम तर रिसोर्सेज यूज करके वहां पे आपको प्लेस कर देता है। और फिर जब आप अमेरिका में इंटर हो जाते हैं तो वो आपके साथ इन कांटेक्ट रहते हैं आपके फंडिंग के हवाले से और जो भी आपके इश्यूज आते हैं। तो एक हाफ में आपको यूएसईएफपी सपोर्ट करता है और अदर हाफ में आपको आईआईई सपोर्ट करता है। तो अब बात करते हैं कि इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो प्रोज एंड कॉन्स में जो सबसे बड़ा प्रोज एंड कॉन्स है, प्रोज है जो फुलब्राइट का है कि आप ग्लोबल हो जाते हैं। आप किसी एयरपोर्ट पे किसी के जो बंदा थोड़ा सा भी ग्रेजुएट है और उससे ऊपर है, आप बात करें फुलब्राइट का, वो आपको जानता होगा, कहीं भी आप चले जाएं। हर साल 2000 से ज्यादा ग्रांट्स ये होती हैं फुलब्राइट की, शूट डिफरेंट लेवल्स पे, पीएचडी, पोस्ट डॉक और इस हवाले से। और ये तकरीबन ग्लोबल है और 140 कंट्रीज में अवेलेबल। और मतलब आपको साउथ अमेरिका के भी लोग मिलेंगे, आप इंडिया से भी मिलेंगे, मिडिल ईस्ट से भी लोग मिलेंगे जो फुलब्राइट। और एक बॉन्ड होता है, आप किसी को बताएं आपको फुलब्राइटर मिले दूसरा, तो आप उसके चेहरे पे स्माइल आती है, आंख में रोशनी आती है, तो आप एक कनेक्ट हो जाते हैं और बड़ा ऑनर देते हैं लोग, किसी को भी आप बताएं कि आप यू आर अ फुलब्राइटर। तो ये इससे ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर एक अगर हम अपने टर्म्स में देखें तो ये एक है टिकट टू यूएस, आप इससे इजीली जो है यूएस चले जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इससे आपको क्या होता है कि आप यूएस में पीएचडी हासिल करते हैं या आप मास्टर्स कर सकते हैं। इन मेरे केस में मैंने पीएचडी की और मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं और ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। वो ट्रेनिंग ना सिर्फ एकेडमिक है, एक लाइफ टाइम ट्रेनिंग है। आपको जिंदगी बेहतर गुजारने का बताते हैं, आपको इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस, सोल्यूशन प्रोवाइडर बताते हैं। हम जब मैं पाकिस्तान से गया तो हम सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते थे और प्रॉब्लम किसी में भी हजारों आइडेंटिफाई कर देते थे, पर थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपके पास सोल्यूशन है तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो आप थोड़ा सा खामोश रहें, बेहतर है। ठीक है, फिर आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, एक डाइवर्सिटी होती है, जिस तरह आपसे जिक्र किया कि आप एक अमेरिका तो इटसेल्फ एक ग्लोबल एक प्लेस है, वहाँ पे आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे। फिर इस फुलब्राइट के में डिफरेंट इवेंट्स में आपको डिफरेंट जगह से लोग मिलेंगे। पाकिस्तान में कहीं आपको बलूचिस्तान से लोग मिलेंगे, कश्मीर से लोग मिलेंगे और फिर अमेरिका में मिलेंगे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होती है लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में। पहले आप बहुत नैरो माइंडेड होते, एटलीस्ट मैं था। ठीक है, तो जिस तरह समझा और एक्सेप्टेंस आती है और पेशेंस आता है और जिंदगी, ये पूरा एक पैकेज है ये एक अमेरिका में पीएचडी। इट्स नॉट जस्ट स्टडी, ये आपको जिंदगी बेहतर गुजारने का तरीका है। और जो अदर जो बिग एडवांटेज है उसका है कि आपके बिहाफ पे यूएसईएफपी और आईआईई काम कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में दाखिला नहीं लेना, आपको एडवाइजर को कन्विंस नहीं करना। उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया यूएसईएफपी ने, तो उन्होंने आपकी एप्लीकेशन आईआईई को दे देनी, आईआईई ने फिर आपके उधर एडवाइजर से कांटेक्ट करना है और आपको प्लेस करना है। सही है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और फिर आपको वीजा लेने में भी हेल्प करते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस को भी हेल्प करेंगे यहाँ वीजा लेने में। और इसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर आप मैरिड हैं तो आपका स्पाउस भी वहां पे काम कर सकते हैं, जो वीजा ये मिलता है। तो जो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो मैरिड पीपल के लिए इन मेरे केस में वो एक अच्छा एक रिसोर्स था। ठीक है कि हम जो इस पे वीजा मिलता है उस पर आप काम कर सकते हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट वीजा जाएं तो स्टूडेंट जो फुल ब्राइट के थ्रू ना जाएं तो फिर आपका स्पाउस नहीं काम कर सकते, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है उसके। तो ये इसके काफी बड़ा एडवांटेज है। आपको यूएस
प्रोटोकॉल काफी मिलता है हर लेवल पे, ठीक है। यूएस एम्बेसी में भी आपको सेपरेट लाइन में खड़ा करते हैं, ठीक है, जल्दी आपका इंटरव्यू करा देते हैं, और पाकिस्तानी होने के नाते प्रोटोकॉल हमें पसंद होता है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से किसी सेंस में आप कॉन्स के हवाले से कि ये लीगली आपको वापस आना है पाकिस्तान में। ये वन वीजा है और एक्सचेंज वीजा है, और आप लिख के देते हैं कि जितने साल आप यूएस रहेंगे उतने साल आप वापस पाकिस्तान में। ये अभी तो शायद आपको ना लगे, आप कहेंगे ठीक है यार मैं बस अमेरिका पहुंच जाऊंगा और मेरी पीएचडी हो जाए, पर जब आप जैसे जैसे वहां पे करते हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आप सेट होना शुरू हो जाते हैं, तो आपका माइंड थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आप फिर इतना जल्दी आना पसंद नहीं करते, तो फिर आप कहते हैं कि यार काश मैं इस पे ना आता। तो ये आप सोच के जाएं कि अगर आप इस पे जा रहे हैं तो एटलीस्ट लीगली आप जरूर बाउंड है, ठीक है। तो ये एक इसका ट्रिकी पॉइंट है, ये बाद में आता है जब आप ये हासिल कर लेते हैं, पर ये आपको बहुत सारे ये हॉन्ट करता है आपको, ठीक है। तो इसको आप सोच समझ के सिलेक्ट करें। तो इसका एक और है कि फंड्स जो होते हैं ना, जो आपको मंथली मिलते हैं फंड्स, वो रिलेटिवली जो दूसरे स्टूडेंट को मिल रहा होता है एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर, रिलेटिवली लेस होता है, ठीक है। तो वो इकोनॉमिकली इतना हैंडसम नहीं है, पर प्रेस्टिजियस बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें और चीजें बहुत कवर करते हैं। इसमें कवर करते हैं, अगर मैंने यहाँ से यूएस जाना है तो मेरी टिकट्स कवर करेंगे, वापस आना है तो मेरी टिकट्स कवर करेंगे। अब मेरा कोविड का सिचुएशन थी, वहां पे आया तो कोई भी नहीं, बड़ा मुश्किल से लोग आ पा रहे थे, यूएस से मूव कर रहे थे, तो एक स्पेशल अरेंजमेंट्स के थ्रू आया, उन्होंने मेरी स्पाउस का वीजा स्पॉन्सर किया, मेरा किया, हर चीज है, वी हैव टू पे नथिंग। फिर हमें यहाँ पे होटल में स्टे कराया, हमारी टेस्टिंग हुई, तो दे हैव टेकन केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। लाइक फिर यूएस से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से लाहौर, लाहौर से फिर मेरे होम टाउन तक उन्होंने फंड किया मेरा ट्रैवल। तो इस मामले में मुझे तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो इन सम सर्कमस्टांसेस, क्योंकि फंडिंग इनका मकसद होता है कि एक जो पार्टिसिपेंट है उसको फंड करें, ना कि उसके स्पाउस को फंड करें। तो इसमें आपके स्पाउस की एक तरह की रिक्वायरमेंट भी बन जाती है कि वो काम करे ताकि आप फुलफिल कर सके नीड्स अपनी, ठीक है। तो अगर आप नहीं काम करेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए हो मैरिड पीपल को वहां पे रहने के लिए। जबकि अगर सिंगल पर्सन रह रहा है तो वो सेविंग कर सकता है, पैसे बचा सकता है। मैरिड पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे आपको पहले डिस्कस कर रहे हैं कि वो थोड़े फंड्स टाइट होते हैं। तो मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगा फुलब्राइट के ये सेइंग से कि एजुकेशन एक बहुत बड़ी फोर्स है, सही है, और इस आल्दो की स्लो होती है पर चेंज इसी से ही आनी है, ठीक है। और इस बंदे ने तब रिकॉग्नाइज किया, और जो अमेरिका की जो उसकी अचीवमेंट्स हैं और वो वर्ल्ड पावर बनी है, वो एजुकेशन के बिना पे बनी है। और उन्होंने फैसिलिटेट किया है अच्छे ब्रेन्स को, और आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, सीख सकते हैं, और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा, और मेरे जो दूसरे हैं पैनलिस्ट, वो अगर कोई बात और जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करना चाहें इस हवाले से, तो दे आर मोस्ट वेलकम, और एट द एंड आपके क्वेश्चंस पे जितना हम आंसर कर सके वो करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। तो मैं अब हैंड ओवर करता हूँ मेरे नेक्स्ट क्लास, तो मैं म्यूट कर रहा हूँ अपना। थैंक यू डॉक्टर हुसैनफर। आई थिंक हमारे जो जी अली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, मैं थोड़ा सा इसी एक्सीलेंट टॉक जस्ट फिनिश बाय गुजनफर, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर करूँगा कि जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो स्पेशली फॉर दोज हु हैज द फैमिलीज विद द किड्स, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो जब आपकी अप्रूवल हो जाती है व्हेन यू आर प्लेस्ड एट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, तो एट द टाइम ऑफ वीजा प्रोसेसिंग तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि जिनके बच्चे हैं वो आपके साथ ही इंटरव्यू कर सकते हैं। परहैप्स इट इज टू अर्ली टू गिव यू दिस ओपिनियन, लेकिन उसमें ये है कि आपको जो J2 हैं वो फैमिली है, आपके डिपेंडेंट्स हैं, वाइफ है और किड्स हैं, तो उनको उनके फंड जो हैं वो आपको शो करने पड़ते हैं। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द वीजा फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली, आपको वो फंड अरेंज करने पड़ते हैं। और फिर
वो बड़े ट्रिकी है। अदरवाइज उनके फैमिली के जो DS 2019 है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि वीजा प्रोसेसिंग में रिक्वायर्ड होता है, वो जनरेट नहीं करता है IE। तो जब तक वो नहीं जनरेट होता उनके इंटरव्यू नहीं हो सकते। लेकिन जो फैमिलीज विदाउट किड्स हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में अलाउ नहीं होते, वो आपको सेकंड सेमेस्टर में अलाउ करते हैं। और फिर उस सेम प्रोसेस है, उसके लिए भी आपको फंड जनरेट शो करने हैं, चाहे आप ग्रंटर शो करें, चाहे आप अपने पर्सनल अकाउंट में फंड शो करें। तो फिर ही DS 2019 जो डॉक्यूमेंट है वीजा रिक्वायरमेंट के लिए वो जनरेट होता है, फिर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो दीज आर द वे हाउ द फैमिली प्रोसीड फॉर द वीजा